प्यारे बच्चे, आज से एक नया टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, या यूं कहें कि आज से एक नया सब्जेक्ट आपका शुरुआत हो रहा है, जिसका नाम है फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। अगर हम पेपर कोड की बात करें तो ये पेपर कोड आपका 2 है। दूसरा पेपर कोड है आपका, पहला पेपर कोड आपका कंप्यूटर फंडामेंटल था। ठीक है, तो पेपर 2 कोड है, पेपर का नाम है आपका फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इस पहले क्लास में, चूंकि आपका ये पूरा पहला क्लास है, तो इसमें पूरे जो आज का क्लास है उसको हम 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिवाइड कर दिए। पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट आपका क्या है, उसका सब्जेक्ट कितना है, कितना टाइम उस पूरे कंटेंट को, जो ये पूरा पेपर है, उसको कवर करने में लगेगा, कौन कौन सा ऐसा बुक्स है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कौन कौन सा सोर्सेस है जिसका आप यूज करके इस पूरे कोर्स कंटेंट को और बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं। ये पहले पार्ट में कवर करेंगे, और दूसरे पार्ट में फिर एक्चुअल जो आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसके हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर में मैट्रिक्स की हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ना, तो दूसरा जो स्लाइड है, उस दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, और अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया हुआ है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहला चीज हम बात करें तो ये कोर्स ओवरव्यू की हम बात इस पहले स्लाइड में कर रहे हैं कि पूरा कोर्स कंटेंट कैसा है, कैसे डिजाइन किया गया है, उसको कौन कौन सा टॉपिक उसमें हम कवर करने वाले हैं, और कितने आवर्स में कवर करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं, उसको हम सबसे पहले स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी हम डिस्कशन करते हैं। तो यही आपका है कोर्स ओवरव्यू है। पेपर का नाम है फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। अगर हम पेपर कोड की बात करें तो ये पेपर कोड हम आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। पेपर कोड ये 2 है। अगर आपके यूनिवर्सिटी के अनुसार से हम बात करें, फर्स्ट ईयर का हम क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे ऑनलाइन बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बीसीए में ही है। जो बच्चे एमसीए कर रहे हैं, जो बच्चे बीटेक वाले जुड़े हुए हैं, इसी सेम चीज को आप पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा के नाम से, है ना। ये लीनियर अलजेब्रा के नाम से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं, जहां मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात की हुई होगी। आज के इस पर्टिकुलर क्लास के लिए हम बात करें, जो टॉपिक है मैट्रिक्स आपका, जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट आपका, वो लीनियर अलजेब्रा के अंदर में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीसीए लिखा हुआ तो हम सिर्फ बीसीए वालों के लिए ही बात कर रहे हैं। अदर जहां कहीं भी मैट्रिक्स पढ़ना है, जहां कहीं भी डिटर्मिनेंट पढ़ना है, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप भी इसको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ देखिए। दूसरा नंबर स्लाइड है, जिसमें हम कुछ जो पढ़ाने वाले हैं मेंटर आपको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि टीचर क्या है, क्या नॉलेज रखता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में, क्या उसका टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्या उसका डिग्री है। क्योंकि पहला क्लास है तो ये आपके साथ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में भी है, अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो ये बार बार इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। तो ये कुछ पॉइंट है ना। मेरा ये टीचिंग करियर की बात किया हुआ, ये डिग्री है कुछ सर्टेन जो हम अचीव किए हुए हैं अभी तक। ये कुछ रिसर्च पेपर है जो हमने पीएचडी के दरमियान, है ना, या उसके बाद आफ्टर पोस्ट पीएचडी, ये कुछ रिसर्च पेपर हैं जो मैंने खोजे हैं, और ये कुछ पेटेंट है जो मेरे नाम से रजिस्टर है। पटना के अंदर में अगर हम कॉलेज की बात करें तो एनआईटी पटना में गेस्ट लेक्चरर में कभी कभार हम जाते हैं। आईआईटी पटना है ना, मगध मेला कॉलेज है, एक्सेट्रा, ये सारा कुछ कॉलेज है जहाँ पे हम क्लासेस रेगुलर वे में जाके टाइम टू टाइम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम विजिट करते हैं। एक चैनल भी है मेरे नाम से, डॉक्टर अभिषेक कुमार कंठ के नाम से चैनल है, जहाँ 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास जुड़े हुए हैं और पर डे ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर में रिसर्च करके फिर विद्यार्थी के सामने देना, तो चैनल काफी ग्रोइंग है, आप देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो खैर ये मेरे बारे में था। जो कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जिसके लिए हम अभी क्लासेस ले रहे हैं, आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ना है, डिटर्मिनेंट है, सेट थ्योरी है, रिलेशन, फंक्शन, प्रोपोजिशनल लॉजिक है, ग्राफ थ्योरी है, और ये बुलियन अलजेब्रा है। लेकिन एक जो ये बुलियन अलजेब्रा है ना, ये कॉमन टॉपिक है, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी अंदर में आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है
समझ गए ना। तो बुलियन अलजेब्रा का जो क्लास है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ ही हम पढ़ाएंगे। अभी इस मैथमेटिक्स के क्लास में हम सिर्फ यहाँ से ग्राफ थ्योरी तक हम बात करेंगे। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर में तकरीबन 12 से 13 क्लास आपका, 12-13 घंटा मतलब पर डे 1 घंटा का एक क्लास होता है, तो क्लास के हिसाब से लगा लें तो 12-13 क्लास आपका जा सकता है। सिमिलरली डिटर्मिनेंट के लिए 5 घंटा, और ऐसे ये टाइम फ्रेम के अनुसार से हम शेड्यूल के अनुसार से, टाइमिंग के अनुसार से, है ना, आवर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ क्लासेस के अनुसार से हम डिवाइड कर दिए हैं, ताकि आपको एक मोटा मोटी रफ आइडिया हो जाए कि इस पूरे कोर्स को, कंटेंट को कवर करने में कितना टाइम आपका ड्यूरेशन लग सकता है। क्लियर। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात यह है कि सर जब हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस तो प्रोग्रामिंग का चीज है, उसमें मैथमेटिक्स की बात क्यों हो रही है? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये कंप्यूटर साइंस पेपर है बच्चों आपका, ये सीएस नहीं है ना, पेपर है सीएस। सीएस ये मेरा अपना मानना है कि ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, इसको कॉमन सेंस कहना चाहिए। क्योंकि इसमें है क्या ना कि जितना अच्छा आपका कॉमन सेंस रीजनिंग होगा, प्रोग्रामिंग उतना अच्छा होगा। और ये कॉमन सेंस रीजनिंग का जो स्किल है वो आपका कहाँ से डेवलप होगा? तो वो आपका डेवलप होगा मैथमेटिक्स। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ना, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है उससे बाहर कैसे निकलना है, एनालिटिकल स्किल आपको लगाना है, तो उसके लिए आपका रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। अब हम उस मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स आप पढ़े हुए हैं अंडर 10 लेवल पे, अंडर 12 लेवल पे, है ना। यहां से अब जब आप बीसीए करेंगे या आगे जब आप मैथमेटिक्स को कैरी ऑन करते हैं तो ये लॉजिकल मैथमेटिक्स की बात हो रही है। जो कैलकुलेशन आप पढ़ रहे थे वो कैलकुलेशन लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, 1-2 चैप्टर बचेगा तो बचेगा। जैसे ग्राफ थ्योरी है, जैसे प्रोपोजिशनल कैलकुलेशन, आप देखेंगे एक नया ही मैथमेटिक्स आ गया, कोई कैलकुलेटिव नहीं है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, सिंबल से रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको यहां से पढ़ना होगा। तो मैथमेटिक्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि मैथमेटिक्स के हेल्प से ही क्या होगा, मैथमेटिक्स के हेल्प से ही आपका एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होगा। किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उसका अल्टरनेटिव अप्रोच निकालना है, कैसे किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का मॉडल बनाना है, ये सारी चीज आपका मैथमेटिक्स से ही आएगा। इसीलिए मैथमेटिक्स एक कंप्यूटर साइंस के अंदर में अहम रोल प्ले करता है। या जिस लेवल पे अभी हम हैं तो वहां से हम आपको बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स का ही एक अलाइड पेपर जो है वो कंप्यूटर साइंस है। बिना मैथमेटिक्स के कंप्यूटर साइंस पढ़ना पढ़ाना ये पॉसिबल नहीं है। आपको कंप्यूटर का अगर नॉलेज अच्छा चाहिए तो मैथमेटिक्स एक अहम रोल उसमें प्ले करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम के अनुसार हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स क्यों जरूरत है ना। क्रिटिकल थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, मॉडलिंग है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, लॉजिकल करेक्टनेस है, एफिशिएंसी है, इनोवेशन है, नया नया चीज खोजना, और प्रोग्रामिंग तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड है। आप जब पढ़ेंगे सी लैंग्वेज है, C++ है ना, बहुत सारा लैंग्वेज है। आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा कंसेप्ट उसमें आपका प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स का ही यूज हो रहा है। इसीलिए बच्चों मैथमेटिक्स एक अहम रोल आपका प्ले करता है। अगला चीज है कि सर हम पढ़ें तो पढ़े कहाँ से, कौन कौन सा हम बुक से पढ़ें, है ना, बुक्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक रोजन का आता है, सबसे अच्छी बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, पढ़ने के लिए उसको आप खरीद सकते हैं। दूसरा है इंट्रोडक्टरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये BK बालाकृष्णन का आता है, इनका भी बुक आप ले सकते हैं। ऐसा सारा बुक नहीं लेना, कोई भी एक बुक आप जाइए बुक स्टॉल पर और आपके अकॉर्डिंग जो बुक हो आप उसको रीड करके 2-4 पेज 5 पेज आप पढ़ के आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा है आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्वपन कुमार सरकार का। जनरली हम क्लासेस में बच्चों को यही बुक सजेस्ट करते हैं, इजी है, इजी टू, बहुत आराम से उसमें कंसेप्ट अच्छे से दिया हुआ है और एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप कोई बच्चे लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन अगर पूछिएगा तो ये स्वपन कुमार सरकार का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप खरीद सकते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन का। ये कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, जहां से आप पूरे कंप्यूटर साइंस को, सिर्फ मैथमेटिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक है लर्न कंप्यूटर साइंस online.com, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा गिग्स फॉर गिग्स, आप नाम सुने होंगे, जितने भी बीटेक वगैरह के बच्चे रहते हैं, है ना, या एमटेक जो बच्चे कर रहे हैं या IT फील्ड से कोई भी कोर्स करें तो इसका खूब यूज करते हैं, गिग्स फॉर गिग्स का और जावा टी पॉइंट का, ट्यूटोरियल पॉइंट का। समझ गए ना, एक ट्यूटोरियल पॉइंट भी है लेकिन दोनों में अच्छा गिग्स फॉर गिग्स है और ये जावा टी पॉइंट है। तो ये कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप अपने कंप्यूटर साइंस के पेपर को नॉलेज के फील्ड में और अच्छा आप इसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं। टीचर हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं लेकिन
सेल्फ लर्निंग जो होता है वो बेस्ट लर्निंग है। तो टीचिंग के साथ साथ, क्लासरूम के साथ साथ, है ना, अगर आप इस प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं, ये बुक्स का भी आप अगर यूज करते हैं, तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इस फील्ड में नॉलेज भी आप अच्छा गेन कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बताना जरूरी था, क्योंकि अगर आपके पास इतना ओवरव्यू आपका क्लियर रहेगा तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये पहला स्लाइड है। अब आज के क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लीनियर अलजेब्रा का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है मैट्रिक्स, है ना। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, हम स्टार्टिंग में भी आपको बता चुके हैं कि आज के क्लास में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, और अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसके लिए क्या सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इस दूसरे स्लाइड के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे, ताकि जो कंसेप्ट हम पढ़ाते जा रहे हैं वो भी आपको 100% क्लियर हो जाए, ताकि आप उसको बेहतर ढंग से पढ़ सके और बेहतर ढंग से उस चीज को समझ सके। अब देखिए, ये आपका पहला स्लाइड है जिसके अंदर में हम चर्चा कर रहे हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में। लेक्चर 1 है मैट्रिक्स अलजेब्रा। लेक्चर 1 के अंदर में हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट की यहाँ से बात कर रहे हैं। चलिए हम स्लाइड की शुरुआत करते हैं। अगर हम कंटेंट की इसमें बात करें तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस की हम बात करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और उसके बाद हम फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। कुल मिला के जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चंस के बाद हम फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, हर एक का अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। और फिर सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसके लिए क्या सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है, क्या कंडीशंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से हम क्लास को फिर से एंड कर देंगे, फिर से अगले क्लास में उससे आगे हम पढ़ेंगे। ये मेरा पूरा कोर्स कंटेंट है। देखिए, ये हम क्लासेस चूंकि ले चुके हैं, है ना, ये क्लासेस चूंकि हम ले चुके हैं, तो उसी में हम ऑटो रिकवर की वजह से ये आ रहा है ऐसा, तो हम कोशिश करते हैं इसी में आपको समझाने का। चूंकि लाइव क्लास आज हम लिए थे, लेकिन लाइव क्लास में फिर देख रहे थे क्या कि अच्छे से वो आ नहीं पाया था, सिर्फ 9 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, ऐसा हम देख रहे थे। तो हम सोचे कि क्यों ना इसको फिर से आप लोग के लिए दोबारा से शूट करके डाल दिया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेस नॉन अटेंडिंग मोड में है, तो वो भी वीडियो देख के उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। समझ गए ना। ये हम 2-3 बार कोशिश किए डालने का, लेकिन ऑटो रिकवर के ऑन होने की वजह से ये प्रॉपर हो नहीं पाया, है ना। तो हम इसी में एडिटिंग करके आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ हम बताने की आपको कोशिश करते हैं। बाकी इसमें और कोई खास बात है नहीं, जितना बताएंगे आई थिंक उतना सारा आपको समझ में भी आ जाएगा, कुछ खास बात इसमें नहीं है। क्लियर। तो अगर हम दोस्तों मैट्रिक्स की बात करें ना, मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे तो मैट्रिक्स कुछ नंबर का अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में रखते हैं। अब बात करेंगे सर रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, तो बिग ब्रैकेट आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर में, 3 ब्रैकेट आप पढ़े होंगे, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ना इस ब्रैकेट के अंदर में होगा, और इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के नाम से जानते हैं। अब हम स्टार्टिंग में आपसे बात किए कि मैट्रिक्स क्या होगा, कुछ नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर नंबर कैसा होगा, तो नंबर आपका रियल नंबर हो सकता है, नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। आप जानते हैं कि रियल नंबर का, हालांकि नंबर सिस्टम का अलग है, फिर कैटेगराइजेशन कि कितने भागों में बांटते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, वो अलग अलग कैटेगराइजेशन है। लेकिन रियल नंबर मतलब क्या, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। और एक ऐसा नंबर जिसमें हम इमेजिनरी क्वांटिटी आई को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेट जो है ये a प्लस आई बी है या x प्लस आई वाई, इसका फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप बात करेंगे सर आई क्या है, तो आई एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू -1 होता है। यहाँ से लिखे भी थे, जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, x का वैल्यू -4 रूट के अंदर में आ गया। अब हम बाय रूल क्या जानते हैं कि रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है। तो वहां से यूलर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट दिया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है,
तो इस केस में आप क्या करते हैं, -1 को आप मान लेते हैं आयोटा स्क्वायर, तो 4 बाहर निकलता है 2 और आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आई में आ जाएगा। कहने का मतलब ये टूट जाएगा कुछ ऐसे, x का वैल्यू 4 इंटू -1 को आप आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, तो रूट के बाहर बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस होता है ना। 4 निकलेगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आई हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2i इसका आंसर हो जाएगा। अब एरे ये मैट्रिक्स क्या होता है, डिफिनीशन के अंदर में हम क्या बात किए कि मैट्रिक्स कुछ नंबर का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में स्टोर करते हैं रो और कॉलम के फॉर्मेट में, या हम कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्मेट में। टेबल जो होता है बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे टेबल बना के हम बता रहे थे, टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है टेबल। तो एरे को भी हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में या टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए यहां से हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये A33, एक हम ऐसा मैट्रिक्स मान लिए। अब मैट्रिक्स का नाम जो है ना हमेशा अपर केस लेटर से ही डिनोट कीजिएगा, यही चीज लिखा हुआ है, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC, और अंदर का जो भी एलिमेंट है उसको हमेशा आप लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करना होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में चलेंगे ना बच्चों, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये रो है, जैसे ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन में चलेंगे उसको रो बोलेंगे, और जब हम वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे ना, अगर यही एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कितना रो कितना कॉलम है इसमें, तो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम भी 1 2 3 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब पहला नंबर आपको क्या बता रहा है, रो बता रहा है, दूसरा नंबर जो 3 है ये आपको इसमें कॉलम बता रहा है। तो ये 3 इंटू 3 बच्चों आया ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। तो अगर हम पूछेंगे जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 3/3 होगा। जो पहला 3 है वो नंबर ऑफ रो को बता रहा है, जो दूसरा 3 है वो नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। क्लियर है यहां तक। अब इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट है ना जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। तो उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, या सीधा सीधा उसको हम डायगोनल एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि सर क्या अगर हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं तो रेक्टेंगल, तो अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो 2 डायगोनल उसमें है, एक डायगोनल BC है, दूसरा डायगोनल AB है, तो फिर हम इसके अंदर में एक ही डायगोनल की बात क्यों कर रहे हैं। तो जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट के विषय में हम क्या बताएं, डायगोनल एलिमेंट के बारे में हम बोले जहां नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा वही डायगोनल एलिमेंट होगा। लेकिन जब हम इसमें क्रॉस चलेंगे ना, जैसे यहाँ 3 1 है, 2 2, चलिए बीच में ठीक है, फिर 1 3 है, ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या कर रहा है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अगर हम इस वाइज में चलेंगे तो वो इक्वल चुके हैं नहीं, तो वो डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर में एक ही डायगोनल एलिमेंट होगा। क्या कंसेप्ट है उसका, जहां नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स के केस में A11, A22 और A33 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे नोट में पॉइंट लिखे हैं, मैट्रिक्स इज जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स एंड हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे बच्चों देखिए ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट को 2 पैरेलल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैट्रिक्स को 2 रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक डिटर्मिनेंट है, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2 3 1 4 -1 है, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 इंटू 4 करते हैं, फिर माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, है ना। 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस फिर -1 को 3 से करेंगे तो -3 निकालेंगे, तो कुल मिला के 11 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही क्या बताया, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कुछ नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो कुछ नंबर का जब रिप्रेजेंटेशन है तो उसका अपना कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। तो मैट्रिक्स का अपना स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू किसका होगा, डिटर्मिनेंट का होगा। मैट्रिक्स क्या है, जस्ट एज ए रिप्रेजेंटेशन की तरह हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। अब नीचे का पॉइंट देखिए, ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज m क्रॉस n। ऑर्डर के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल लिए, अगर हम आपसे पूछेंगे रो कॉलम बताइए, तो हम क्लियर देख रहे हैं, ये एक रो, ये दूसरा रो, कॉलम 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। पहले रो को लिखिएगा तो 2 इंटू 3, पहला रो इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 है, 2 गुने 3 उसको हम लोग बोलेंगे
वो उसका ऑर्डर है। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से हम करवाए थे क्लास में आज, कह रहा था 2 into 3 का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें आपको ये रूल फॉलो करना है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस टू जे। जब भी हम करें 2 into 3 तो क्या क्लियर है, 2 into 3 मतलब 2 रो की बात कर रहा है और 3 कॉलम की बात कर रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स अगर आप खींचिएगा ना तो ऐसा ही ना बनेगा, A11 12 13 21 22 3 23, 2 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद क्या करना है, ये रूल आपके पास दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस टू जे। तो पहला नंबर में क्या देख रहे हैं, A11 जब निकालेंगे तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, आप पुट कर दीजिए इस रूल में तो 1 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। फिर 1 2 आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, आप सब पुट करते जाइए, सारा वैल्यू निकल गया। और एक बार जब वैल्यू निकल गया तो आप क्रॉसपोंडिंग वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दिए तो यही आपका मैट्रिक्स निकल के आ गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन था कि एक मैट्रिक्स आपको बनाना था 5 into 2 का, जहां पे एलिमेंट जो ए आई जे लेना है इस रूल के अकॉर्डिंग लेना है। मतलब ये कह रहा है कि जहां आई जे से छोटा हो जाए वहां पे आपको आई इंटू जे कर देना है, अदरवाइज अगर आई जे से बड़ा है या आई जे के इक्वल है तो आपको प्लस कर देना, आई प्लस जे कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले 5 into 2 आपको निकालना पड़ेगा, मतलब 5 रो और 2 कॉलम है ना, तो 2 कॉलम है 5 रो है, यहाँ इसका ऑर्डर है 5 into 2, ये लिख लिए हम। लिखने के बाद अब हर एक एलिमेंट को निकालना होगा, जैसे A11 निकालते हैं बच्चों तो क्या देख रहे हैं, आई और जे बराबर है ना, तो जब बराबर होगा उस केस में आपको क्या लेना है, आई प्लस जे करना है, इसीलिए हम दोनों को जोड़ दिए, 1 + 1 2 हो गया। जैसे हम 1 2 कर रहे हैं तो अब पहला नंबर दूसरे से छोटा है, तो जब छोटा होगा उस केस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 into 2 ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 2 1 निकालेंगे, बड़ा है तो जोड़ना, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 2 इक्वल भी है तो फिर भी आपको जोड़ना है। इस तरीके से उस रूल को फॉलो करते हुए सारा एलिमेंट निकाल दीजिए, निकालने के बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बात था नहीं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स में पहला नंबर है रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो ओनली 1 हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो एक होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिए 1 2 3, आप क्या देख रहे हैं इसमें कितना रो है, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम है, तो ऑर्डर इसका 1 into 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला है कॉलम मैट्रिक्स, उसका जस्ट उल्टा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ओनली 1 हो, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा कर दिए। तो अब इसमें हम अगर बात करेंगे तो कॉलम एक है लेकिन रो कितना है 3, तो 3 into 1 हो जाएगा। हाँ, पहले रो को लिखना है बाद में कॉलम को। क्लियर, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अगला है जीरो नल वॉइड मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट 0 0 0 हो, उसी को हम लोग नल या वॉइड या जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये कैपिटल ओ लिखना होगा और नीचे सबस्क्रिप्ट लिखना होगा। अब 2 वर्ड है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हम कहते हैं 4 का पावर 2, तो ये पावर है ना, ये पावर है, इसी को हम लोग इंडिसेस भी कहते हैं, इसी को हम लोग इंडिसेस भी कहते हैं, और इसी को हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के भी नाम से जानते हैं। लेकिन जब यही चीज हम नीचे लिख देंगे ना, जैसे A2 लिख दिए, तो ये कहलाएगा सब स्क्रिप्ट। अब अगर हम O2 कहेंगे, O मतलब क्या, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, तो O2 कहेंगे ना तो इसका मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0। अगर मान लीजिए कहीं पे O3 कह रहा है तो O3 का मतलब क्या हो जाएगा, O3 का मतलब हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, 3 ऑर्डर का 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। अगला नंबर है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अगर -1 अगर दे देगा, क्लास में भी आज हम बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए, अगर हम -1 सिर्फ दे देते हैं तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आपको रूल क्या बताए हम कि जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 into 1, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है रूल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल है 2 क्रॉस 2 का है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे भी रो और कॉलम बराबर वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा जिस भी मैट्रिक्स में। ठीक है। अगला नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें ध्यान आपको देना है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जहां पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा
और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, नॉन डायगोनल 0 हो जाएगा। तो अगर हम रूल वाइज लिखे ना तो डायगोनल में क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होता है। तो जहां पे i बराबर j है वहां नॉन जीरो आपको रखना है। अदरवाइज i जैसे छोटा हो i जैसे बड़ा हो, दोनों ही केस में आपको 0 वैल्यू रख देना है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन हमेशा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर है आपका स्केलर मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन फर्क क्या है डायगोनल स्केलर में? डायगोनल स्केलर में फर्क बस इतना सा है कि स्केलर में डायगोनल एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कंपल्सन नहीं था। लेकिन स्केलर में ये कंपल्सन है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा ना, ये आपको सेम ही रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अगला है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे इसका सबस्क्रिप्ट लिख देंगे। अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसमें रूल क्या है कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होना चाहिए। स्केलर में क्या था कि कुछ भी नंबर हो सकता था लेकिन सेम होना चाहिए, लेकिन यूनिट कह रहा है कि सेम तो होना ही चाहिए और 1 ही होना चाहिए। क्लियर? जैसे I2 कह देंगे तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, I3 कह देंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है आपका ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर, दो क्राइटेरिया में इसको बांटा गया है। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हम माने हैं, ये पोजीशन A11 1 2 A21 और A22, अगर हमसे कहेगा अपर ट्रेंगुलर लोअर ट्रेंगुलर इसमें क्या करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए i j से बड़ा हो, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में Aij में i j से बड़ा हो और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं। जहां पे i j से बड़ा हो वहां पे हम 0 रख रहे हैं, और जहां i j से छोटा हो या इक्वल हो वहां पे हम नॉन जीरो वैल्यू रख रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, i j से बड़ा कहाँ कहाँ पे है, 1 1, ये तो इक्वल ही हो गया। वहां पे इक्वल है या छोटा है वहां नॉन जीरो वैल्यू रखना है। मान लीजिए हम -1 रख देते हैं। 1 2, अब 1 2 से छोटा है तो यहाँ पे भी नॉन जीरो रखना है, मान लीजिए 2 रख देते हैं। ये 2 1 2 1, 2 बड़ा है 1 से तो आपको 0 रखना है, ये 0 रख दिए हम, ठीक है। फिर 2 2 बराबर है तो बराबर में भी नॉन जीरो रखना है, मान लीजिए 3 रख दिए। क्लियर? अब अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे, डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 0 है, उसको हम लोग कहेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम बच्चों 3/3 के लिए, आपको हम 3/3 के लिए अगर ये बता के बनाएं, ठीक है, तो 3/3 का मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए 3/3 का ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3/3 का है। हम क्या रूल बताए, अगर i j से बड़ा है तो 0 रखना है। अब देखिए i j से बड़ा कहाँ कहाँ पे है, i j से बड़ा कहाँ कहाँ पे है, 2 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 रख देना है। 3 1 बड़ा है, यहाँ भी 0 रख देना है। 3 2 ये भी बड़ा है, 0 रख देना है। अदरवाइज देखिए सारे जगह या तो छोटा है या सब जगह बराबर है, तो उस केस में आपको नॉन जीरो वैल्यू रखना है। मान लीजिए हम यही वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स निकल के आया ना, इसी को हम लोग अपर ट्रेंगुलर के भी नाम से जानते हैं। आप सीधा सीधा ये याद रखिए ना, डायगोनल के नीचे अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग अपर ट्रेंगुलर के नाम से जानते हैं। ट्रेंगुलर इसलिए इसका नाम पड़ा ना क्योंकि 0 को लेके हम एक क्लोज फिगर बनाए तो ये सीधा ट्रेंगल बना, इसीलिए नाम पड़ गया इसका अपर ट्रेंगुलर। अगर यही रूल को हम उल्टा कर दें, ये सीधा ट्रेंगल है, ये अपर ट्रेंगुलर के केस में ऐसा बनेगा और लोअर ट्रेंगुलर के केस में ऐसा बनेगा, और अपोजिट ट्रेंगल है ये, ठीक है। अगर हम यही सेम रूल को उल्टा कर दें कि अगर i जहां जहां i j से छोटा हो, ठीक है ना, जहां i j से छोटा हो, है ना, वहां वहां आपको क्या करना है, 0 रखना है। जहां i बड़ा हो j से या इक्वल हो वहां वहां नॉन जीरो रखना है, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, लोअर ट्रेंगुलर का। i j से छोटा कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए i j से छोटा इस पोजीशन पे होगा, i j से छोटा कहाँ कहाँ होगा, 1 2 पोजीशन पे होगा, 1 3 पोजीशन पे होगा और 2 3 पोजीशन पे होगा।
तो अगर डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट ये तीनों जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, अगर डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट जीरो तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर के नाम से जानते हैं। और ये रूल जो हम बताएं आईजे का, इसको ध्यान में आपको रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन इसके बेस पे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए आपको ध्यान बस ये रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर कोई 2 into 3 का है ए, तो बी मैट्रिक्स अगर इक्वल है ए बी के, है ना, तो उसको भी 2 into 3 का ही होना पड़ेगा। दूसरा रूल ये है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, मतलब ए के 2-1 पोजीशन में जो एलिमेंट है वही बी के 2-1 में होना चाहिए। ए के 1-1 पे जो एलिमेंट है वही बी के 1-1 पोजीशन पे एलिमेंट होना चाहिए, तभी ए और बी क्या होगा? आपस में इक्वल हो सकता है। क्लियर? तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो रूल आपको याद रखना। पहला रूल क्या होगा? हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्लास में करवाए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू मैट्रिसेस ए और बी आर इक्वल, ये आपको बता रहा है इक्वल है, तो आपसे पूछा ए बी एक्स का वैल्यू निकालिए। अब देखिए पहला मैट्रिक्स ए दिया हुआ, अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5, 1 into 5 का ऑर्डर है। बी, अब ये देखिए बी, इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 5 का है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया। अब कह रहा है क्या? दोनों इक्वल है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होगा ना। कहने का मतलब इसमें पहला में जो A11 पोजीशन पे है वही दूसरा में A11 पोजीशन पे होना चाहिए, चूंकि ये इक्वल दिया हुआ है तो दोनों बराबर होना चाहिए आपस में। ठीक है, फिर 2x जो है यहाँ ये A14 पर जो है b के A14 के बराबर होना चाहिए, तो 2x का वैल्यू 14 के बराबर होना चाहिए और 3b वैल्यू का, है ना, 9 के बराबर होना चाहिए। जब 2x इक्वल टू 14 है तो x इक्वल टू 7, 3b इक्वल टू 9 है तो b इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। और b का वैल्यू जब हम यहाँ पे पहले वाले में पुट कर देंगे तो यहाँ से a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू 0, b का 3 और x का वैल्यू 7 निकल गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होल्ड इफ एंड ओनली इफ। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है? जब दोनों में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, मतलब सेम ऑर्डर का होगा। यहां कह रहा था सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, इसीलिए ये होगा नहीं। तीसरा नंबर कह रहा है सिर्फ नंबर ऑफ रो बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है सारा एलिमेंट जीरो होगा, सारा एलिमेंट जीरो होगा तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स, वॉइड या जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो ये इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आपका होना चाहिए। अगला नंबर है ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। फॉर मैट्रिक्स इक्वलिटी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा, इक्वल आपको इसमें होना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब दोनों का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपका सेम हो। क्लियर है? तो ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ए एक मैट्रिक्स ए बी, एक दो अलग अलग मैट्रिक्स था, कह रहा था ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा था ए और बी का। पहले आपको ऑर्डर देखना होगा, ये भी 2 into 2 का, ये भी 2 into 2 का। ठीक है, दूसरा क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम करना होगा, तो इसमें जो A12 पोजीशन है इसके A12 पोजीशन के बराबर होना चाहिए, तो 2a + 3b 5 के बराबर हो गया। और इसमें A21 पोजीशन पर जो एलिमेंट है इसके A21 पोजीशन पर होना चाहिए, तो a + b का वैल्यू 1 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू 3 निकल गया। लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते होंगे, है ना, इसको बताने की जरूरत हमको है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा था a और b इक्वल मैट्रिक्स है, जहां पर a का वैल्यू आपको बता रहा है 6 - 12 18 और 24 है, तो आपसे पूछ रहा है कि b मैट्रिक्स क्या होगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम आपसे क्या बात कर रहे थे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। क्लियर? तो अगर a मैट्रिक्स आपका 1 into 4 का है तो b भी 1 into 4 का होगा और एलिमेंट भी तो सेम होना चाहिए ना। तो a में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट b में भी होगा, तभी a और b आपस में इक्वल होगा। तो b का भी वैल्यू जो बच्चों है वही a के ही इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये आई थिंक, हाँ चलिए ये लास्ट स्लाइड था आपका। तो कुल मिला के जो हम आज बात किए डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स का, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने का भी कोशिश आपको किए। आई थिंक जितना चीज हम पढ़ाए हैं आपको 100% ये
क्लियर होगा। कहीं से कोई कंफ्यूजन अगर आ जाता है तो जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं वो क्लास में डायरेक्ट हमसे पूछ लीजिए, जो बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं वो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगेगा आप कमेंट डाल के वो पर्टिकुलर चीज को पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में हम आपको वो चीज क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसे आगे की चर्चा फिर हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।